नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में मैं ब्रिटिश कालीन आयोग और जो समितियां स्थापित हुई थी, बनी थी, उनको मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसके पहले एक लेक्चर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। और आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट बनी हुई है लूसेंट जी के आधुनिक भारत करके, उसमें भी सारा इंपॉर्टेंट वाला जो रेड कलर का टॉपिक है दोस्तों, वो सारा मैंने डिस्क्राइब एवं डिस्कस किया हूँ धमाकेदार तरीके से। तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, देख लो बस, है ना। तो इस लेक्चर में मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ने में भविष्य में आसानी जा सके। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस लेक्चर में मैं प्रमुख ब्रिटिश कालीन भारतीय समितियां और आयोग को डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए काम की बात बता दूं, प्रमुख ब्रिटिश कालीन भारतीय समिति एवं आयोग में हम क्या हुआ था, क्या है ये सब चीज। तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के कुछ समय बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और सामाजिक मुद्दे के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशों का, है ना, जिन्होंने धीरे धीरे भारतीयों के समाज और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन कर भारत की कई कमियों को उजागर किया। जैसे भारत में कई कमियां नजर आई उनको, तो उन कमियों को उजागर किया। ब्रिटिश साम्राज्य पहले भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे दोस्तों, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, अपन ने पढ़े कि नहीं। परंतु समय बीतने के साथ जब भारत उनका उपनिवेशक बन गया तो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मानकर, है ना, भारत को अपना कार्य क्षेत्र मानकर सारी त्रुटियों को दूर करने का निश्चय किया। जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, सारी त्रुटियों को दूर करने का निश्चय किया, जिस कारण उन्होंने समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों को भारत भेजा था। तो प्रमुख ब्रिटिश कालीन भारतीय समिति एवं आयोग यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। समझ में आया कैसे बनी ये सब समितियां, मैंने बोल के बता दिया शॉर्टकट में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनाम आयोग। क्या नाम है इसका? इनाम आयोग। तो इससे क्या है मतलब इसका? इनाम आयोग दोस्तों। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अपने को यह पूछा जाएगा, इनाम आयोग की स्थापना साल 1892 में, ये तारीख याद रखना है, 1892 नहीं है, 52 है, 1852 में अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान की थी, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान की थी, याद रखना है। इसका मकसद उन जमीनों पर नियंत्रण करना था। किसका? इनाम आयोग का मकसद उन जमीनों पर नियंत्रण करना था जिन पर राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस आयोग ने सभी दान की गई जमीन को ही तो इनाम बोलेंगे दोस्तों, इसलिए इसका नाम रखा गया इनाम आयोग। जो इनाम में जमीन दी गई थी, है ना, इनाम या दान दी गई थी या इनाम दी गई थी, है ना, इनाम में दी गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा है इनाम आयोग, है ना। तो इस आयोग ने सभी दान की गई जमीन यानी इनाम वापस ले ली थी दोस्तों, इससे किसानों को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने कई वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था उस टाइम पे जब ये आयोग आया था। इस वजह से कई जगह किसानों ने विद्रोह भी किए हैं दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि इस आयोग ने जमीन के रिकॉर्ड की जांच की। इस आयोग ने भूमि संबंधित विवेचना की, यानी जमीन के रिकॉर्ड की जांच की। इसके तहत जमीन के मालिकों को टाइटल लीड दिखाने का निर्देश दिया गया। टाइटल लीड दिखाने का निर्देश यानी तुम्हारे पास जमीन जायदाद के कागजात हैं क्या, तुम्हारे पास इस जमीन है तो अगर जमीन तुम्हारी है तो प्रूफ दिखाओ, है ना। टाइटल डील दिखाने का निर्देश दिया गया। अगर वे अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाते थे तो उन्हें अपने इनाम जमीन गंभीर करनी पड़ती थी, यानी वापस दे देनी पड़ती थी अगर तुम्हारा हक है उस जमीन पे। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि क्या था ये, तो इसको बोल सकते हैं डलहौजी के शासनकाल के दौरान 1852 में एक इनाम आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य कर रहित भूमि संपत्तियों का पता लगाना और जब्त करना था।
कर राहित जो टैक्स नहीं दे रहे हैं जो लोग, है ना, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और जिनके पास पट्टा पावती नहीं है जमीन का, है ना, तो इसका उद्देश्य रहित भूमि संपत्तियों का पता लगाना और जब्त करना था। कभी पेपर में आ सकता है इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इनाम आयोग का उद्देश्य था कर राहित भूमि संपत्ति का पता लगाना और जब्त करना, है ना, जब्त करना इसका उद्देश्य था। तो हम बोल सकते हैं कि जिसके पास पट्टा पावती नहीं था तो सरकार ने एक आयोग बनाया था और जांच कर रही थी कि तुम्हारे पास अगर पट्टा पावती है और तुम्हारे नाम का तुम्हारे पास सबूत या रिकॉर्ड है तो ये तो जमीन तुम्हारी है, नहीं तो पूरी जमीन किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी, ब्रिटिश की हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया। इनाम आयोग कब बना पूछेगा, 1852 में इनाम नाम रखा गया था उसका। उसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों इनाम, है ना, इनाम नाम के अध्यक्ष बने थे, इसीलिए इसका नाम इनाम आयोग रखा गया, याद रखना है। इनाम आयोग, इनाम नाम के व्यक्ति अध्यक्ष बने थे। डलहौजी के शासनकाल में आया था, भूमि संबंधित विवेचना के लिए आया गया था। अब अगला बात करते हैं अपन दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग दोस्तों, तो दुर्भिक्ष का मतलब ही होता है, उसकी मीनिंग ही होती है अकाल। उसकी मीनिंग क्या होती है, जो अकाल, है ना, अकाल यानी खाना ठीक से नहीं मिल पाता, भूखमरी आ जाती है ना, जो व्यक्ति होते हैं उनकी वस्तुएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती सही समय पे, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों अकाल। तो अकाल का ही मतलब होता है दुर्भिक्ष, तो इसीलिए एक दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अकाल से निपटने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। भारत में अकाल से निपटने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। इसकी स्थापना 1880 में की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेजी नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और लिटन इसके गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे लाया गया था। अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए बनाया गया था। अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में अकाल से निपटने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 3 बार दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया है। एक बार 1880 में बनाया गया था, है ना, 1880 में देखो ये वाला। दूसरी बार बनाया गया था 1897 में, अभी आगे पढ़ेंगे अपन 1897 में। ये देखो ये यहाँ पे 1898 में भी एक बनाया गया है। तो 2-3 आयोग, 3-4 बार ऐसे आयोग बने हैं जो आगे 1900 में भी बनाया गया एक आयोग, है दुर्भिक्ष आयोग। तो ये पहला दुर्भिक्ष आयोग। तो क्वेश्चन आ सकता है, सर रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग कब स्थापित किया गया था। तो 1880 में किया गया था, है ना। ये अकाल निवारण हेतु, इतना याद रखना है दोस्तों, है ना। तो इसका मकसद जो था, पहले अकाल आयोग ने अकाल की स्थिति में खाद्य व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप की सिफारिश की थी, है ना। और दोस्तों उसी टाइम पे फिर बाद में अकाल पड़ने शुरू होते थे ना, इसलिए बनाया गया था। 1986 से लेकर 1897 के बीच बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े थे। तो ये समझ में आ गया। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, ये गवर्नर जनरल का, और ये याद रखना है। अगला है हंटर आयोग क्या था। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, हंटर आयोग क्या था। तो 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा का विकास किया गया था दोस्तों। तो शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, तो याद रखना है हंटर आयोग। 1882 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था दोस्तों, है ना। 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना, उन्हें मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विकास में 1882 में एक भारतीय कमीशन गठित किया था, जिसका नाम भारतीय शिक्षा आयोग रखा था। कब? 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग रखा था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर आयोग पड़ा दोस्तों। इसका नाम हंटर आयोग पड़ा। प्रमुख बातें इसकी थी, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शैक्षणिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित करना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना देना, ये सब इनके उद्देश्य थे। बहुत सारे उद्देश्य था दोस्तों, है ना। हंटर का मत ये भी था, जो हंटर जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका कहना ये था, देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है ना। देसी पाठशालाएं यानी देश के
देसी पाठशालाएं जो देश में चल रही है वो राष्ट्रीय महत्व में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है। हंटर आयोग ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा रखेंगे, फिर माध्यमिक शिक्षा बनाएंगे, है ना, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सब सबसे पहले इसी ने बताया। सहायक अनुदान व्यवस्था, स्त्री शिक्षा, ये सब चीज हंटर आयोग ने लाया था दोस्तों। तो याद रखना है हंटर आयोग का गठन 1882 में विलियम हंटर ने लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए बनाई गई थी हंटर आयोग, है ना। अंग्रेजों के समय देसी शिक्षा की नींव हंटर आयोग ने ही डाली थी दोस्तों, याद रखना है। हंटर आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद अगले 2 दशक में देश में शिक्षा का उल्लेख विकास हुआ था और पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में स्थापित हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था और देसी शिक्षा की नींव हंटर आयोग ने रखी थी दोस्तों, याद रखना है। हंटर आयोग से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। और ये लॉर्ड रिपन को तो आप जानते होंगे, जो जिसके कार्यकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, इतना याद रखना है। अगला चौथे नंबर का आयोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है, एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग क्या था दोस्तों? तो एचिंसन आयोग लोक सेवा आयोग की स्थापना, इसको लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार किया गया था। इसमें नागरिक सेवा, जो नागरिक सेवा होती थी उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि का विचार किया गया था। तो 1886 में चार्ल्स एनचिंस, है ना, एनचिंस ने डफरिन, जो वायसराय थे उस टाइम पे, डफरिन वायसराय थे उस टाइम पे, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया था, इसलिए ये आयोग बनाया गया था। तो एनचिन आयोग जो था ये क्या था? तो भारतीयों को सार्वजनिक सेवा में उच्च पद पर नियुक्त किया जा सके, है ना, भारतीयों को सार्वजनिक सेवा में उच्च पद पर नियुक्त किया जा सके, जो पहले यूरोपीय लोग के पास ही था कि यूरोपीय लोगों को ही बनाते थे, है ना, यूरोपीय लोगों को ही बनाते थे। तो ये भारतीय लोगों को उच्च पद में किया जा सके, ये सब चीज के लिए लाया गया था दोस्तों, वो है। तो अपने को ये याद रखना है, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए लाया गया था, है ना, ये विचार करने के लिए लाया गया था। क्या नाम है इसका? एनचिंसन आयोग। 1886 लॉर्ड एचिंसन डफरिन के कार्यकाल में आया था और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या पर वृद्धि के लिए आया गया था, याद रखना है। अब अगला देखते हैं अफीम आयोग। दोस्तों अफीम आयोग क्या था? तो आपको बता दूं, रानी विक्टोरिया ने अफीम पर रॉयल कमीशन बनाया था और इसे 9 सदस्यों की नियुक्ति की थी। इसमें 7 सदस्य ब्रिटिश और 2 सदस्य भारतीय थे। ये कमीशन के अध्यक्ष थॉमस ब्रासी और प्रथम अर्ल ब्रूसी थे दोस्तों। तो इतनी चीजें याद नहीं रखना, मैं बता रहा था। अफीम पर रॉयल कमीशन एक ब्रिटिश रॉयल कमीशन था जिसे 1893 से लेके 1895 के बीच ब्रिटिश शासन में अफीम के व्यापार की जांच करने के लिए, ब्रिटिश भारत में अफीम के व्यापार की जांच करने के लिए विशेष रूप से भारत के भीतर अफीम की खपत के चिकित्सा प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था दोस्तों, है ना। बनाया गया था 1893 में। लैंसडाउन, है ना, लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। लैंसडाउन की अध्यक्ष यानी गवर्नर जनरल थे कार्यकाल में। अफीम सेवन को रोकने हेतु लाया गया था। अफीम सेवन को रोकने हेतु, क्योंकि अफीम का इस्तेमाल सेवन के लिए भी किया जाता है और चिकित्सा प्रभाव पर ध्यान केंद्रित यानी चिकित्सा के इस्तेमाल में भी किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है, ये जो मैंने बताया है ना, कब आया था, क्या आया था, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है हर्सेल समिति। नाम है इसका हर्सेल समिति दोस्तों। क्या थी ये? तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रिटिश काल में हर्सेल समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1893 में की गई थी, ये याद रखना है। इसकी अध्यक्षता हर्सेल ने की थी। इसकी अध्यक्षता हर्सेल ने की थी और किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो लैंसडाउन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। लैंसडाउन टक्सल संबंधित सुझाव दिए थे इसने। टक्सल संबंधित सुझाव, टक्सल का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिंट यानी कि उस कारखाने को कहते हैं जहां देश की सरकार द्वारा या उसके लिए अधिकार से यानी सरकार के अधिकार से मुद्राओं का निर्माण होता है, उसे ही टक्सल कहते हैं दोस्तों। उसे ही टकसाल कहते हैं। यानी मुद्राओं का जहाँ निर्माण होता है ना, मुद्रा यानी पैसे का नोट छपती है, मुद्राओं का निर्माण जहाँ होता है उसको टकसाल कहते हैं। तो भारत में टकसाल कहाँ कहाँ है आप कमेंट करके मत बताओ, मैं बता देता हूँ, है ना, कोई कमेंट नहीं करता।
टकसाल कहाँ कहाँ है? तो कलकत्ता में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के देवास में है। ये इतनी सारी जगह है दोस्तों। कहाँ का है? कलकत्ता में भी नोट छपती है न टकसाल है, मुंबई में है, हैदराबाद में, नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है भी है, नोएडा यानी नोएडा उत्तर प्रदेश में है, नोएडा के उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के देवास में, इतनी जगह है टकसाल। तो आ सकता है हर सेल समिति का संबंध किससे? टकसाल संबंधित सुझाव याद रखना है टकसाल संबंधित सुझाव, टकसाल संबंधित सुझाव। देखो दुर्भिक्ष आयोग फिर से आ गया। दुर्भिक्ष आयोग मैंने बताया था 2-3 बार आया है। तो 1898 में दुर्भिक्ष आयोग आया है ना। ये जेम्स लायल की अध्यक्षता में आया था है ना दुर्भिक्ष आयोग है ना। दोबारा जो दुर्भिक्ष आयोग बना था उसकी स्थापना 1898 में की थी। जेम्स लायड इसके अध्यक्ष थे है ना। एल्गिन वायसराय थे उस टाइम पे जब ये लाया गया था आयोग, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया था उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लाया गया था। तो 1898 में अकाल और राहत के प्रयासों का आकलन किया गया था है ना। जो पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल सर जेम्स ब्रूड वुल लायल, ये जो थे इनका नाम पूरा था सर जेम्स ब्रूड वुल लायल की अध्यक्षता में 1898 में अकाल आयोग शुरू किया गया था। आयोग ने 1980 के पहले अकाल आयोग द्वारा अकाल राहत के व्यापारिक सिद्धांतों की पुष्टि की, लेकिन क्रियान्वयन में कई बदलाव किए गए थे। तो जो पहला वाला आया था उसी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए, विचार करने के लिए बना था। फिर दूसरा दुर्भिक्ष आयोग बना दोस्तों। क्या नाम था उसका? दूसरा दुर्भिक्ष आयोग, जो 1901 में बनाया गया था। 1901 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन द्वारा अकाल आयोग, तो जिसका नाम है दुर्भिक्ष आयोग, क्या नाम है? दुर्भिक्ष आयोग, ये 1898 में आया था। जेम्स लायल की अध्यक्षता में आया था और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था एल्गिन। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लाया गया था। जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग लाया गया था उस पर विचार करने के लिए लाया गया था दोस्तों, है ना। तो याद रखना है 1898 में अकाल और राहत के प्रयासों का आकलन किया गया था। जो पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल सर जेम्स ब्रूड वुड लायल की अध्यक्षता में है ना, लायल की अध्यक्षता में 1898 में अकाल आयोग द्वारा किया गया था। आयोग ने 1980 के पहले अकाल आयोग द्वारा अकाल राहत में व्यापक सिद्धांतों की पुष्टि की, लेकिन क्रियान्वयन में कई बदलाव किए थे, वो सब लाया गया था। याद रखना ये दूसरा दुर्भिक्ष आयोग यानी तीसरी बार जो दुर्भिक्ष आयोग आया था वो है। तो क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड कर्जन द्वारा अकाल आयोग 1901 में प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया था? तो इन्हें नियुक्त किया गया था, इनका नाम था एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लाया गया था। तो दुर्भिक्ष आयोग 1901 में आया था, एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, कर्जन के समय आया था दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड कर्जन द्वारा जो अकाल आयोग बनाया गया था 1901 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, है ना। और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। जो वाला आयोग था, वाले आयोग की द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था जो सेकंड दुर्भिक्ष आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, याद रखना है। तीसरा है सिंचाई आयोग बनाया गया था दोस्तों, 90 नंबर का सिंचाई आयोग। तो क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग 1901 में बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग 1901 में बनाया गया था। किसी प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका नाम था वोल्विन स्कॉट, पूरा नाम था सर वोल्विन स्कॉट मोनकिनिज इनका नाम था दोस्तों। तो सिंचाई के सुधार हेतु वित्तीय विचार करने के लिए लाया गया था। सिंचाई के सुधार हेतु वित्तीय विचार करने के लिए लाया गया था, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो क्वेश्चन यही पूछेगा प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में की गई थी। स्टॉक मानक्रिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के नाम पे जाना जाता है ये, है ना। इन्हीं के नाम पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अध्यक्ष थे, है ना। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो कर्जन थे, याद रखना है ना। तो भारत में एक व्यापक सिंचाई योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। इतना याद रखें, बस इतना याद रखें। अगला है विश्वविद्यालय आयोग बना दोस्तों, है ना। तो 1902 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा
शिक्षा के सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने रेले आयोग भी कहा जाता है दोस्तों, इस आयोग को रेले आयोग भी कहा जाता है, याद रखना है, रेले आयोग भी कहा जाता है। इसका मकसद भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनकी स्थितियों में सुधार करने का सुझाव देना था, है ना, सुझाव देना था, ये सब याद रखना है दोस्तों। बस इतना ही पूछा जा सकता है। विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन ने, और ये देखो थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे रेले आयोग भी कहा जाता है, याद रखना है। कभी क्वेश्चन आया विश्वविद्यालय आयोग कब आया था, किसने लाया था? कर्जन ने लाया था। विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए लाया गया था, याद रखना है। अगला है फ्रेजर आयोग दोस्तों, फ्रेजर, तो उन्होंने, किसने? फ्रेजर आयोग 1902, है ना, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। है ना, किसके नेतृत्व में? एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। इसने अधिकारी और सिपाहियों के लिए एक अलग प्रशिक्षण केंद्र की सिफारिश की थी। इसने प्रांतीय पुलिस सेवा शुरू की और साथ ही भारतीय सेना को आधुनिक युद्धक बल बनाने के लिए कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर के भारतीय सेना में सुधार किया था। लॉर्ड किचनर ने भारतीय सेना में सुधार किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेजर आयोग कब बना था? 1902 में, 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में, यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एंड्रयू फ्रेजर ने। उस टाइम पे कौन थे? कर्जन थे, है ना, उस टाइम पे कौन थे? कर्जन थे, याद रखना, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया था? तो इसके नेतृत्व में, जिसका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना इसका उद्देश्य था। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना इसका उद्देश्य था। अगला है इस्लिंगटन आयोग कमीशन भी बोलते हैं। इसकी नियुक्ति 1912 में की गई थी दोस्तों, 1912 में की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च पद पर, विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना था। लॉर्ड इस्लिंगटन कमीशन के चेयरमैन थे, है ना, ये चेयरमैन बने थे, अध्यक्ष बने थे। लॉर्ड इस्लिंगटन कमीशन के चेयरमैन थे और भारतीय तथा ब्रिटिश सार्वजनिक नेता उसके सदस्य बने थे। उस टाइम पे भारतीय यानी नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए लाया गया था। मैंने बताया ना अभी क्यों लाया गया था, तो नागरिकों सेवा में भारतीय सेवा की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए लाया गया था, ये याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है इस्लिंगटन आयोग 1912 किसने की थी अध्यक्षता? इस्लिंगटन ने की थी। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो हार्डिंज गवर्नर जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए लाया गया था। अगला आयोग बनाया गया था जिसका नाम था मैक्स लेंगन समिति। तो 1915 की मैक्स लेंगन समिति को उनके प्रदर्शन की समीक्षा करने और मजबूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति ने पाया कि ऐसी संस्था समाज में निम्न और मध्यम आय वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। मध्यम वर्ग के लोगों में बैंकिंग के सिद्धांत को विकास करने के लिए भी ये लाया गया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1914 में इसकी अध्यक्षता कौन ने करी थी? तो मैकलेंगन ने की थी। हार्डिंज इसके कौन थे? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जब लाया गया था। सरकारी वित्तीय अवस्था में सुधार हेतु लाया गया था। सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधित सुझाव देने के लिए ये बनाया गया था, याद रखना है, ये बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैकलेंगन समिति 1914, मैकलेंगन उसके अध्यक्ष थे। हार्डिंज के समय लाया गया था और सरकारी वित्तीय अवस्था में सुझाव हेतु लाया गया था। अगला है फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय दोस्तों। कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में शिक्षा के सुधार हेतु समय समय पर अनेक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसका मूल्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार करना था, जिसका लाभ भारत के लोगों को प्राप्त हो सके। भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर भारत के विकास में अपना योगदान दिया था दोस्तों, है ना। तो शिक्षा के विकास हेतु सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। अभी ऊपर पढ़े थे अपन ने, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, है ना। उसके बाद दूसरा शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय आयोग आया था, ये वाला, जिसका नाम था भारत सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष लीड्स थे। लीड्स विश्वविद्यालय कुलपति श्री माइकल सैंडर्स को बनाए गए थे।
सेंडलर है, सेंडलर, माइकल सेंडलर को अध्यक्ष बनाए गए थे, कुलपति थे ये उस विश्वविद्यालय के, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। जेम्स फोर्ड वायसराय थे उस टाइम पे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच करने के लिए आयोग बनाया गया था। इसी कारण इसे, है ना, इसी कारण इसे सेंडलर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे? माइकल सेंडलर थे, इसीलिए इसको सेंडलर आयोग भी कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, सेंडलर आयोग भी कहते हैं, याद रखना है। अगला है भारतीय छटनी समिति, है ना। तो एक भारतीय छटनी समिति बनाई गई थी 1923 में, है ना। उसकी अध्यक्षता लॉर्ड इंचकेप ने की थी, लॉर्ड इंचकेप ने की थी, है ना। और रीडिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, रीडिंग, है ना। शिक्षा संबंधित विचार हेतु लाया गया था, ये भी शिक्षा संबंधित विचार हेतु लाया गया था भारतीय छटनी समिति। भारतीय छटनी समिति 1923 में बनाया गया था। लॉर्ड इंचकेप इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग के शासनकाल में लाया गया था, गवर्नर जनरल थे, और शिक्षा संबंधित विचार हेतु लाया गया था, याद रखना है। उसके बाद ली आयोग इंपॉर्टेंट है। ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी से की जाए, यह बताया गया था। तो ली आयोग 1924 में आया, यह इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की श्रेष्ठ भारतीय सार्वजनिक सेवाओं की जाति संरचना पर विचार करने के लिए लाया गया था ये, तो इसको हम बोल सकते हैं ली आयोग 1924 में आया था। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में आया था। रीडिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, और लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी इन्होंने। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी, याद रखना है। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी, ये याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ली आयोग इंपॉर्टेंट है ना। 1923-24 में ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसने भारतीय उच्च सेवाओं के ऊपर विचार और विवरण प्रस्तुत करा था दोस्तों। उस कमीशन ने लोक सेवा आयोग की स्थापना पर आवश्यक पर विशेष बल दिया था, है ना, विशेष बल दिया था, ये याद रखना है दोस्तों। अगला आयोग है जिसका नाम है सेंडहर्ट्ज समिति, है ना। सेंडहर्ट्ज समिति, क्वेश्चन आ सकता है भारतीय सेंडहर्ट्ज समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको धार्मिक समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसको धार्मिक समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। धार्मिक समिति के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। सेंडहर्ट्ज समिति 1925, है ना। एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे, और रीडिंग उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर जनरल थे। भारतीय सेना का भारतीकरण पर विचार किया गया था, भारतीय सेना का भारतीकरण पर विचार किया गया था, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये समिति का दूसरा नाम धार्मिक समिति थी, है ना। और 1925 में एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे, रीडिंग गवर्नर जनरल थे। क्यों लाया गया था? भारतीय सेना का भारतीकरण पर विचार करने के लिए लाया गया था, ये याद रखना है। अगला है दोस्तों बटलर समिति, इसके बारे में देख लो। बटलर समिति का गठन 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था, हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था, है ना। उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, और उन्होंने ही इस समिति का गठन करवाया था। इस समिति का मकसद भारतीय राज्य और ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार के बीच संबंध में सुधार करना था, है ना। संबंध में सुधार करना था। समिति ने 1929 में अपनी सिफारिश में पेश की थी। बटलर समिति के कुछ उद्देश्य ऐसे थे, जैसे केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकारों को तय करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को तय करना, राष्ट्रवादी प्रेस के लिए कुछ कानून लागू करना, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधार करना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार करना, देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार करना बटलर समिति का अध्यक्ष था, ये याद रखना है। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के बीच संबंध पर विचार करना इसका मकसद था। अगला है साइमन कमीशन दोस्तों, साइमन कमीशन जो था क्या था ये? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा, है ना। देखो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके 10 वर्ष के पश्चात एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है या क्या कमी रह गई, है ना। इसलिए उस टाइम पे ये आयोग बनाया गया था। तो साइमन कमीशन 1927, है ना। तो साइमन ब्रिटिश सरकार के भारत शासन अधिनियम 1919
के कामकाज की जांच करने और प्रशासनिक प्रणाली और सुधारों का सुझाव देने के लिए इस आयोग का नियुक्त किया गया था, है ना। इस आयोग को नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन आयोग 1927 में। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। उस टाइम पे गवर्नर जनरल इरविन थे दोस्तों, उस टाइम पे गवर्नर जनरल इरविन थे। और ये जो कमीशन बनाया गया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, विचार करने के लिए, जांच करने के लिए बनाया गया था। अगला है दोस्तों लिन-लिथगो आयोग, है ना। लिन-लिथगो आयोग ने भारतीय कृषि संकट को देखा, भारतीय कृषि संकट को देखा और लिन-लिथगो आयोग 1928 में लिन-लिथगो की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, इसीलिए इसका नाम लिन-लिथगो आयोग पड़ा। और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल इरविन थे दोस्तों, उस टाइम पे गवर्नर जनरल इरविन थे। कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए लाया गया था। इसको लिन-लिथगो आयोग के नाम से भी जाना जाता है और कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए लाया गया था। लिन-लिथगो आयोग ने भारतीय कृषि संकट को देखा और कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए लाया गया था, ये याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। 1926 में सर रोस बारकर की अध्यक्षता में, रोस बारकर नाम याद रखना है, सर रोस बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग का समिति परामर्शी कार्य था। इसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था, ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में, नहीं 1935 में की गई थी संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। लेकिन 1926 में सर रोस बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये पूछा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन अगर आता है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, याद रखना है। 1919 के द्वारा की गई थी। अगर आपको पूछता है ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक, यानी ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये याद रखना है दोस्तों, है ना। तो इतनी चीजें थी यहाँ पे काम का जो मैंने आपको बताया, तो समझ में आ गया। ये 1926 लोक सेवा आयोग का गठन। फिर दूसरा आयोग है, आगे देखिए 21वें नंबर का हिंटले आयोग। ये 1928 में आया था, J.H. हिंटले की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसका नाम हिंटले आयोग पड़ा, है ना। उस टाइम पे गवर्नर जनरल इरविन थे दोस्तों, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए लाया गया था। जो श्रमिक होते थे, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए लाया गया था हिंटले आयोग, याद रखना है। उसके बाद है अगला लिंडसे आयोग। क्वेश्चन आ सकता है 1929 में लिंडसे आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था, है ना। तो 1929 में लिंडसे आयोग का गठन मिशनरी शिक्षा के विकास के उद्देश्य के लिए लाया गया था। मिशनरी शिक्षा के विकास, जो मिशनरी शिक्षा होते थे, ईसाई मिशनरी हुआ करते थे, तो उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने, फैलाने, प्रचार करने के लिए लाया गया था। तो लिंडसे आयोग 1929 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लिंडसे थे। इरविन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु लाया गया था, याद रखना है। अगला है भारतीय वैधानिक आयोग, है ना। भारतीय वैधानिक आयोग, तो क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा से संबंधित आयोग कौन सा था। तो दोस्तों शिक्षा से संबंधित आयोग तीन आयोग बनाए गए थे। एक तो थे हंटेर्ग समिति 1929 में एक बनाया गया, लिंडसे समिति 1929 में दूसरा बनाया, सप्रू समिति, ये सब शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है ये तीनों समिति, है ना। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे भारतीय वैधानिक आयोग की। तो भारतीय वैधानिक आयोग दोस्तों भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को देखने और बदलाव व सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था, है ना। एक आयोग बनाया गया था, उसी का नाम था वैधानिक आयोग, है ना। वैधानिक आयोग 1929 में। तो यहाँ जो बात लिखा है उसको देख लीजिए आप। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में लाया गया था। फिलिप हर्टिंग की अध्यक्षता में लाया गया था,
है ना। और इरविन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु लाया गया था। शिक्षा की स्थिति में समीक्षा करने हेतु लाया गया था, याद रखना है। अगला है सप्रू समिति दोस्तों। सप्रू समिति का कार्य था भारत के भविष्य के लिए संविधान निर्माण के कार्य को गतिविधि प्रदान करना। इस समिति में 30 सदस्य थे। इसका नाम सप्रू समिति रखा गया था क्योंकि इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे, जो एक जाने माने वकील थे उस टाइम पे। तो तेज बहादुर सप्रे की अध्यक्षता में 1934 में सप्रू समिति बनाई गई थी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे विलिंगटन, है ना। बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु लाया गया था। बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु लाया गया था, याद रखना है सप्रू समिति। सप्रू समिति पूछेगा बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा करने, इसको शिक्षा की बोल सकते हैं एक प्रकार से अपन, शिक्षा संबंधित सुझाव, है ना। शिक्षा समिति ये भी, और बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। अगला है भारतीय परिसीमन समिति बनाई गई थी एक। परिसीमन का अर्थ होता है कि विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं, है ना। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ये 1935 में लाई गई थी। लेरी हेमंड की अध्यक्षता में लाया गया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे विलिंगटन। निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था हेतु लाया गया था, उसमें सुधार करने के लिए। निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था, है ना, यानी कि क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए लाया गया था भारतीय परिसीमन आयोग 1935 में। अध्यक्ष का नाम याद रखना है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया, ये समझ में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इधर चलते हैं हम। भारतीय योजना समिति, ये 1938 में आई थी दोस्तों, है ना। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। यह समिति भारत में राष्ट्रीय योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों, एक कदम था, है ना। तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में लाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाई गई थी। लिन लिथगो उस टाइम पे वायसराय थे, और आर्थिक योजना इसका उद्देश्य था, याद रखना है। अगला है क्रिप्स आयोग। मिशन भी बोलते हैं इसको। ये आया था 1942 में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजों का समर्थन हासिल करने के लिए भेजा गया था। भारत में अंग्रेजों का समर्थन हासिल करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो भारतीय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी दल के एक वरिष्ठ राजनीतिक और मंत्री थे दोस्तों, है ना, मंत्री थे। तो इस मिशन के कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। कुछ प्रस्ताव थे, युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था का गठन किया जाएगा, ये सब बातें इसमें कही गई थी। क्रिप्स आयोग आया था, लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजों का समर्थन हासिल करने के लिए एक समझौता किया गया था कि हमारा समर्थन दो, हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बदले हम आपके देश को आज़ादी देंगे, संविधान निर्माण करने के लिए वो देंगे, ये देंगे, ऐसा था, है ना। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो। भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए लाया गया था। कभी उद्देश्य पूछेगा तो भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था, याद रखना है। अगला है कैबिनेट आयोग, है ना। तो कैबिनेट आयोग को कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। ये 1946 में आया था। भारत की एकता बनाए रखने और उसे आज़ादी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता स्थानांतरित करने पर बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन का गठन ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की पहल पर किया गया था दोस्तों। इस मिशन का नेतृत्व भारत के राज्य सचिव सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। तो पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में किया गया था। इस मिशन ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना विभाग के प्रथम लॉर्ड अलेक्जेंडर भी शामिल थे, है ना। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था।
भारत आया था, है ना, भारत आया था। उस टाइम पे वेवेल गवर्नर जनरल थे, वेवेल गवर्नर जनरल थे। भारत को सत्ता स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए लाया गया था। भारत को सत्ता, जो भारत की सत्ता थी वो स्थानांतरित करने के विचार करने के लिए लाया गया था। याद रखना, ये इतनी चीजें जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, फिर से एक दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया। तो दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, मैंने बताया था, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है 1943 में बंगाल के अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग का नाम था वुडहेड कमीशन। वुडहेड कमीशन, ये चार्ल्स वुडहेड की अध्यक्षता में लाया गया था, इसलिए इसका नाम था वुडहेड कमीशन रखा गया था। वेवेल उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, वेवेल उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए लाया गया था। बंगाल में जो अकाल पड़ा था, तो बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए लाया गया था। याद रखना, दुर्भिक्ष आयोग आया था एक 1943 में। आखिरी आयोग देखिए जिसका नाम था सर्जेंट आयोग, ये 1944 में आया था दोस्तों। सर्जेंट आयोग 1944 भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर तैयार की गई एक रिपोर्ट थी। उसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सर्जेंट आयोग की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको सर्जेंट आयोग की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश संचालित भारत में भारत सरकार ने तैयार करवाया था। इस रिपोर्ट में भारत में साक्षरता और शिक्षा के भविष्य के विकास की रूपरेखा दी थी। इस रिपोर्ट को सर्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मकसद भारत में 40 साल के अंदर यानी 1984 तक पूरी तरह से साक्षर बनाना था, पूरी तरह से साक्षर बनाना था। तो जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में लाया गया था। वेवेल उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर जनरल थे और शिक्षा के विकास हेतु लाया गया था। याद रखना, शिक्षा के विकास हेतु लाया गया था सर्जेंट आयोग 1944। अध्यक्ष का नाम, गवर्नर जनरल का नाम और शिक्षा के विकास हेतु लाया गया था, है ना। तो इस तरीके से मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, जो काम की बताने की, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों, है ना। तो ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां हमने डिस्कस कर लिए, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ब्रिटिश भारत में भी जो जो कमियां उनको नजर आई, उन्होंने कमियों को दूर करने के लिए कई समितियां और आयोग बनाया, जिसके द्वारा, है ना, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि अब भारत में हमारा राज करना ही मकसद नहीं है, भारत की स्थितियों में सुधार करना भी हमारा एक काम है ना, उनका काम है। तो इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जो काम के बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद दोस्तों।